हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू वर्मा एग्री एग्जाम प्रेप में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम जो प्लांट हार्मोन जो हमने पीछे डिस्कस किए थे उनका जो एप्लीकेशन है वो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स के अंदर किस प्रकार कमर्शियली किया जाता है और कौन से उद्देश्य से किया जाता है और इन पीजीआर की जो मात्रा है ये कितनी काम मिली जाती है, इस पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो अगर आपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का पहला यानी कि बेसिक टॉपिक अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली बिल्कुल आपके प्लांट जो एग्जाम है उसके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, जैसे कि IBPS AFO, UPTA, यूपी के अंदर जो STA की जो वैकेंसी है, बिहार ब्लॉक हॉर्टिकल्चर की जो वैकेंसी है, WO की जो वैकेंसी है, इन सब के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए फिर आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, हल्का सा अपडेट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना बिल्कुल भी ना भूलें, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर इंपॉर्टेंट MCQs और इस क्लास की जो PDF है आपको मिल जाएगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज फिर हमारा टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम मैंगो के अंदर, आम के अंदर जो इनके यूजेस हैं, पीजीआर के जो यूजेस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए वन बाय वन हम सारे जो पीजीआर हैं जिनका कमर्शियल यूज किया जाता है वो सारे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर जो आर्टिफिशियल जो पीजीआर हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आपको पीछे वाला लेक्चर जो है उसे देखना चाहिए, इसके बाद ये आपको सारी की सारी बातें जो है समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आम के अंदर। अगर हम आम के अंदर NAA के यूजेस को लेकर बात करें तो अगर हम NAA का 25 ppm 25 ppm का छिड़काव अगर हम करते हैं तो आपको पता बताया था NAA मुख्य यहाँ पर किस उद्देश्य के लिए काम में लिया जाता है, तो ये फूलों को झड़ने से रोकता है। तो ये आम के अंदर फूलों को और फलों को झड़ने से रोकता है। इसके अलावा इसी सेम उद्देश्य के लिए हम 2,4-D का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में 2,4-D का कितना उपयोग किया जाता है, 10 से 15 ppm जो उपयोग है ये किया जाता है। ये भी यहीं पर NAA के समान ही फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है आम पर दिखाता है, ये भी फूलों को झड़ने से रोकता है। इसके बाद आता है इथाइलिन। अगर हम आम को क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि शारीरिक परिपक्वता पर तोड़कर और उसे कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। तो अगर हम इथाइलिन गैस के रूप में दे रहे हैं, एक चैम्बर के अंदर हमने आम को स्टोर किया और अगर हम इथाइलिन को गैस के रूप में दे रहे हैं तो ऐसे में कितने ppm गैस की आवश्यकता यहाँ पर रहती है, कितने ppm इथाइलिन की आवश्यकता रहती है, तो 100 से लेकर 150 ppm इथाइलिन की आवश्यकता रहती है फॉर फ्रूट राइपनिंग, फलों को पकाने के लिए। और FSSAI जो हमें लिमिट देता है इथाइलिन को यूज करने की वो 100 ppm ही है। अगर हम इथाइलिन के द्वारा फलों को पका रहे हैं तो 100 ppm जो एप्लीकेशन है ये किया जाता है। बाकी फ्रूट का नेचर कैसा है उसके आधार पर अलग अलग मात्रा जो है ये दी गई है। तो आम को अगर हम गैस के द्वारा पकाना चाहते हैं, इथाइलिन के द्वारा पकाना चाहते हैं तो 100 से लेकर 150 ppm इथाइलिन की आवश्यकता रहती है। वही अगर हम बात करें इथेरल के द्वारा, इथेरल जो है ये लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। इसका पहले सॉल्यूशन तैयार किया जाता है और उसके अंदर फलों को डिप करके बाहर निकाल दिया जाता है। फल जो है 12 से लेकर 24 घंटों के अंदर बाद में क्या हो जाते हैं, राइप हो जाते हैं। तो आप देखते हैं कई फलों के अंदर इथाइलिन, देखिए आम के अंदर 100 से 150 ppm इथाइलिन दिया गया है, वहीं इथेरल जो है ये 750 से लेकर 1000 ppm दिया गया है। तो अब स्टूडेंट को ये बहुत बार नहीं कंफर्म होता है कि इथेरल क्या है, इथाइलिन क्या है। तो अगर हम गैस के द्वारा आम को पका रहे हैं तो 100 से 150 ppm, और अगर हम इथेरल का सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं फिर उसके अंदर मैंगो को डिप करके बाहर निकाल रहे हैं तो ऐसे में 750 से लेकर 1000 ppm जो इथेरल है इसकी आवश्यकता रहती है। ये भी फलों को पकाने के लिए काम में लिया जाता है। दोनों के अंदर ही एक्टिव इंग्रेडिएंट तो कौन सा होगा, इथेफोन ही होगा, जो वास्तव में फलों के अंदर जो कार्य की जो एक्टिविटी दिखाएगा वो इथेफोन ही होता है। ठीक है, इसके अलावा आम के अंदर NAA का उपयोग किया जाता है, 200 ppm का उपयोग करते हैं। और ये किस उद्देश्य से किया जाता है, तो आम के अंदर एक रोग लगता है जो कौन सा है, मैंगो माल फॉर्मेशन है। मैंगो माल फॉर्मेशन से बचने के लिए आम के अंदर NAA के 200 ppm का जो एप्लीकेशन है किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आम के अंदर पेक्लाब्यूट्राजोल जो है, जिसको कोलतार या फिर P333 के नाम से भी जानते हैं, इसका उपयोग भी किया जाता है। सोइल एप्लीकेशन किया जाता है, यानी मृदा के अंदर दिया जाता है। प्रत्येक प्लांट के अंदर लगभग 5 ग्राम जो मात्रा है ये काम में ली जाती है। लगभग सितंबर अक्टूबर माह के अंदर ये पेक्लाब्यूट्राजोल जो है मिला दिया जाता है। आम के अंदर जो अल्टरनेट बीरिंग की समस्या देखने को मिलती है, एक साल प्रोडक्शन बढ़िया होता है, दूसरे साल होता नहीं है, या फिर जो हमारी लागत है उसे भी कम देखने को मिलता है। तो अगर हम
पेक्लाब्यूट्राजोल का एप्लीकेशन कर देते हैं तो आम के अंदर रेगुलर बियरिंग जो है ये देखने को मिलती है, यानी कि फ्रूट सेट जो है ऑफ ईयर के दौरान ये बढ़ जाता है। तो आम के अंदर फ्रूट सेट को इंक्रीज करने के लिए या फिर अल्टरनेट बियरिंग से ओवरकम करने के लिए आम के अंदर पेक्लाब्यूट्राजोल का एप्लीकेशन जो है किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं नींबू वर्गीय फलों के अंदर जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं उनके यहाँ पर क्या कुछ यूजेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले है NAA। अगर हम NAA का 20 ppm का एप्लीकेशन करते हैं तो आपको पता है NAA मुख्यतः फलों फूलों को झड़ने से रोकता है, तो ये नींबू वर्गीय के फलों के अंदर उपयोग में लिया जाता है। इसी उद्देश्य से हम 2,4-D का एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, 10 ppm काम में लिया जाता है, ये भी फलों और फूलों को झड़ने से बचाता है। इसके अलावा इथाइलिन की अगर हम बात करें तो इथाइलिन वही गैस के रूप में अगर हम देंगे तो 10 ppm दिया जाता है, किस उद्देश्य से, डीग्रीनिंग उद्देश्य के लिए। डीग्रीनिंग क्या होता है, जो नींबू वर्गीय फल है नॉन क्लाइमेक्टेरिक फल होते हैं, पक तो जाते हैं लेकिन छिलके तक इथाइलिन नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से इनका जो छिलका है, इनका जो पिल है, ये ग्रीन कलर का ही रह जाता है। तो हम ग्रीन कलर को हटा देते हैं इथाइलिन के एप्लीकेशन से, उसे ही क्या बोल दिया जाता है, डीग्रीनिंग बोलते हैं। तो इथाइलिन एज ए गैस अगर हम यूज करेंगे तो 10 ppm इथाइलिन की आवश्यकता रहेगी, और ऐसे में टेम्परेचर की आवश्यकता कितनी होती है, 27 डिग्री सेल्सियस होती है। वहीं अगर हम इथेनॉल का उपयोग करते हैं, फलों को डिप करके अगर हमें रखना है तो 1000 ppm इथेनॉल की आवश्यकता रहेगी, इससे भी हम डीग्रीनिंग जो है ये कर सकते हैं। इसके अलावा GA3 का एप्लीकेशन जो है किया जाता है। GA3 जो सिट्रस फ्रूट्स हैं इनके अंदर फलों और फूलों को झड़ने से भी बचाता है, प्रिवेंट करता है। कितना काम में लिया जाता है, तो 15 ppm जो GA3 है, जिब्रेलिक एसिड है, ये काम में लिया जाता है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं बनाना के अंदर, केले के अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के क्या कुछ एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें NAA का जो उपयोग है ये किया जाता है, कितनी मात्रा काम में लेते हैं, अगर हम 100 ppm मात्रा काम में लेते हैं तो ऐसे में आम जो केला है इसकी जो इल्ड है ये बढ़ जाती है। किस तरह से, क्योंकि आम जो केले के जो फिंगर्स हैं उनका साइज बढ़ जाता है, तो इससे बनाना की जो इल्ड है ये बढ़ती है। इसके अलावा इसी सेम उद्देश्य से हम 2,4-D का एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, 10 ppm काम में लिया जाता है। ये भी जो केले का जो फल का साइज है उसे बढ़ाता है और साथ ही साथ फलों की गुणवत्ता को भी बढ़ाने का ये काम करता है। अब केले जो है इन्हें भी परिपक्व अवस्था पर ही तोड़ा जाता है, तो इसे आर्टिफिशियली राइप हम करते हैं। अगर हम इथाइलिन गैस के द्वारा एप्लीकेशन कर रहे हैं, गैस के द्वारा इथाइलिन के द्वारा पका रहे हैं, तो 100 से 150 ppm काम में लिया जाता है। वहीं अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन तैयार करते हैं, सॉल्यूशन तैयार करके केले को डिप करना है, तो ऐसे में हम इथेनॉल का लगभग 1000 ppm यानी कि 0.1% का जो सॉल्यूशन है ये तैयार करते हैं, और इससे हम फलों को पका सकते हैं। तो ये केले के अंदर याद रखना है, केले के अंदर इथाइलिन और इथेनॉल जो है ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पपाया यानी पपीता के अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के एप्लीकेशन की। तो ऐसे में GA3 जो है इसका उपयोग किया जाता है। GA3 आपको पता है जो सीड जर्मिनेशन है इसको इंक्रीज करता है, बीज का जो अंकुरण है उसे बढ़ाता है। और पपाया किसके द्वारा प्रोपोगेट होता है, तो बीज के द्वारा प्रोपोगेट होता है। तो अगर हम बीज की जर्मिनेशन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, बीज के अंकुरण को बढ़ाना चाहते हैं, तो पपीता के बीजों को 100 ppm GA3 के द्वारा ट्रीट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम पपीता के अंदर मेल फ्लावर को बढ़ाना चाहते हैं, यानी नर पुष्प को ज्यादा प्रेरित करना चाहते हैं, इसके लिए भी हम GA3 का एप्लीकेशन कर सकते हैं। और कितना ppm काम में लिया जाता है, 50 ppm काम में लिया जाता है। देखिए जो आर्टिफिशियल जो PGR होते हैं इनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि ये कैसा फंक्शन करेगा, साथ ही साथ एक अवस्था पर भी डिपेंड करता है कि प्लांट कौन सी अवस्था पर है, और उस अवस्था पर अगर हम इसी किसी निश्चित कंसंट्रेशन के अंदर अगर हम PGR डालेंगे तो वो एक अलग प्रदर्शनी जो है ये दिखाएगा। ठीक है। तो अगर हम मेल फ्लावर इंड्यूस करना चाहते हैं पपाया के अंदर तो GA3 50 ppm काम में लिया जाता है। वहीं अगर हम फीमेल फ्लावर यानी मादा पुष्प को प्रेरित करना चाहते हैं पपीता के अंदर तो टिब्बा ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है। और कितना काम में लिया जाता है, 100 ppm जो है काम में लिया जाता है, जिससे मादा पुष्प जो है ये ज्यादा प्रेरित होते हैं। वहीं अगर हम पपीता के अंदर फलों के साइज को बढ़ाना चाहते हैं, गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं, 2,4-D का उपयोग जो है ये किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें पपीता को पकाने की, तो पपीता एक क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट होता है और पपीता जो है इसे आर्टिफिशियली राइप किया जाता है। तो अगर हम इथाइलिन गैस के द्वारा पपीते को पकाएंगे तो ऐसे में इथाइलिन की 100 ppm की आवश्यकता रहती है, पपीता जो है पक जाता है। अगर हम पपीते को इथेनॉल के सॉल्यूशन के अंदर डिप करना चाहते हैं तो 2000 ppm का जो सॉल्यूशन है ये तैयार किया जाता है, इससे फल जो है ये पकाए जा सकते हैं। तो ये इथाइलिन और इथेनॉल वाला खासकर याद रखना, क्योंकि आप आम के लिए सीधा ही पढ़ लेते हैं 1000 ppm, या फिर आप पपीता के लिए सीधा ही 2000 ppm पढ़ लेते हैं, लेकिन फलों के लिए मोस्ट ऑफ जो पकाने के लिए काम में लिया जाता है इथाइलिन गैस रूप में, ये 100 से लेकर 150 ppm काम में लिया जाता है। परसिमेबल जो लिमिट है ये कितनी होती है, 100 ppm होती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेप के अंदर, और ग्रेप के अंदर जो पीजीआर का जो एप्लीकेशन है ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है आपको। ग्रेप के अंदर अगर हम बेरी के साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर हम अंगूर के गुच्छे के अंदर जो अंगूर की जो बेरीज है, जो फल है, उनके आकार को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, मोटाई को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में हम जिब्रेलिक एसिड का यूज लेते हैं। कितना पीपीएम काम में लिया जाता है? 10 से 20 पीपीएम काम में लेते हैं। जब फ्रूट बड डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि जब बड बन जाती है, फलों की जब कलिकाएं विकसित होती है, उस अवस्था पर इन्हें डाला जाता है, इसका स्प्रे जो है किया जाता है। इससे क्या होगा? जो फल की जो साइज है वो बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि फल के अंदर जो फ्रूट है, फ्लावर कैसा होता है? इसका पेनिकल होता है। तो पेनिकल के अंदर बहुत ज्यादा ही संख्या के अंदर फल विकसित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में फल आ जाते हैं। अब सभी फलों को विकसित होने में क्या है? ज्यादा फूड की आवश्यकता होगी, तो सभी फलों को पर्याप्त भोजन मिलेगा, जिससे कुछ फल क्या है? डेवलप नहीं हो पाएंगे, या जो सभी फल हैं उनको एक सही अनुपात में भोजन नहीं मिल पाएगा। तो हम इस गुच्छे से क्या करेंगे? कुछ से जो फ्रूट है उनको हम क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। इसे बेरी ड्रॉप बोला जाता है, या फिर बेरी थिनिंग बोला जाता है। इसके लिए भी हम यहाँ पर क्या करते हैं? GA3 का एप्लीकेशन करते हैं। जिस टाइम फ्रूट डेवलप हो रहे होते हैं उस टाइम हम GA3 का 40 पीपीएम का अगर हम छिड़काव करते हैं, तो ऐसे में गुच्छे से या पेनिकल से कुछ फ्रूट जो है ड्रॉप हो जाते हैं, बाकी बचे हुए जो फल हैं ये अच्छी तरह से विकसित होते हैं। क्लियर है? तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा SADH का अगर हम 1500 पीपीएम का एप्लीकेशन करते हैं, या फिर साइकोसिल का 1200 पीपीएम का अगर हम एप्लीकेशन करते हैं, तो कुछ वैरायटीज जैसे कि थॉमसन सीडलेस और एनाबे शाही जो किस्म है, इनके अंदर फ्रूट सेट बढ़ता है, साथ ही साथ इनकी उपज में भी क्या होती है? इंक्रीमेंट जो देखने को मिलता है, यानी उपज भी इनकी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या करते हैं? ये ग्रोथ को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। विग्रेसनेस को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अगर वाइन जो है, अगर अंगूर की बेल वानस्पतिक रूप से ही बढ़ती रही तो फल कब विकसित होंगे? तो अगर हम इनका एप्लीकेशन करेंगे तो ये विग्रेसनेस को, जो बेल की जो ओज है, उसको कम कर देंगे, जिससे लैंगिक या जो फ्रूट डेवलपमेंट हो रहा है ये ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का एप्लीकेशन कर सकते हैं वो NAA है। अंगूर के अंदर क्या देखने को मिलता है कि अंगूर को जब हम पेनिकल को हार्वेस्ट कर लेते हैं, फ्रूट के बंच को हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो फल टूटते रहते हैं। गुच्छे के हार्वेस्ट करने के बाद फल जो है गुच्छे से टूटते रहते हैं। इसको बोला जाता है पोस्ट हार्वेस्ट बेरी ड्रॉप, यानी हार्वेस्टिंग करने के बाद फ्रूट जो है ड्रॉप होते रहते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम NAA का 50 पीपीएम का जो एप्लीकेशन है ये कर सकते हैं। ये अंगूर के गुच्छों में पोस्ट हार्वेस्ट बेरी ड्रॉप जो है इसे कम कर देता है। इसके बाद आता है हाइड्रोजन साइनामाइड। इसका उपयोग जो है ये डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। अंगूर के अंदर जो बड होती हैं, जो कलिकाएं होती हैं, उनके अंदर जो डोरमेंसी है देखने को मिलती है। तो उन कलिकाओं के अंदर, उन बर्ड्स के अंदर अगर हम डोरमेंसी ब्रेक करना चाहते हैं, सुसुप्तावस्था को तोड़ना चाहते हैं, तो हाइड्रोजन साइनामाइड का जो उपयोग है ये किया जा सकता है। इसके अलावा है मेलिक हाइड्रेजाइड। मेलिक हाइड्रेजाइड का जो उपयोग है अंगूर के अंदर मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करने के लिए किया जाता है, यानी कि नरबंधता को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। अब इससे क्या होगा? अगर हम अंगूर के अंदर मेलिक हाइड्रेजाइड का एप्लीकेशन करेंगे तो जो वाइबल जो पोलन है, यानी कि जो परागकण है या जो मेल पार्ट है, वो क्या हो जाएंगे? बंध्या हो जाएंगे, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिससे पोलिनेशन नहीं होगा, और बिना पोलिनेशन और बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। इसे हम क्या बोल देते हैं? पार्थेनोकार्पी बोल देते हैं। तो अंगूर में पार्थेनोकार्पी से फ्रूट डेवलप हो जाएगा, और अंगूर जो डेवलप होगा उसके अंदर सीड नहीं देखने को मिलेंगे। तो अगर हम सीडलेस ग्रेप को डेवलप करना चाहते हैं तो हम मेलिक हाइड्रेजाइड का जो एप्लीकेशन है ये कर सकते हैं। इसके अलावा साइकोसिल आपको बता दिया था, ये विग्रेसनेस जो है अंगूर की बेल के अंदर उसको सप्रेस करता है, जिससे कि फ्रूट जो है अच्छे डेवलप होते हैं। इसके बाद है कैल्शियम नाइट्रेट। अगर हम इसका एप्लीकेशन करते हैं तो अंगूर की जो सेल्फ लाइफ है, यानी कि जो भंडारण क्षमता है, हार्वेस्ट करने के बाद जो सेल्फ लाइफ है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर रख देते हैं, तो उसके बाद कितना चलता है वो उसकी सेल्फ लाइफ होती है। तो अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट से फलों को ट्रीट कर देंगे तो उसकी सामान्य कंडीशन के अंदर जो सेल्फ लाइफ होती है या भंडारण क्षमता होती है ये बढ़ जाती है। तो ग्रेप के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है सपोटा। चीकू के अंदर यहाँ पर पीजीआर को लेकर बात करें तो इथरल का अगर हम एप्लीकेशन करते हैं, फलों को पकाने के लिए इसका एप्लीकेशन किया जाता है। 500 से लेकर 1000 पीपीएम जो इथरल है इसका एप्लीकेशन किया जाता है, फलों को पकाने के लिए करते हैं। ठीक है, आपको पता है ये। इसके अलावा GA3 का एप्लीकेशन भी किया जा सकता है। चीकू के अंदर देखिए, सपोटा के अंदर फलों के झड़ने की समस्या जो है काफी देखने को मिलती है। तो ऐसे में इसके लिए GA3 का जो एप्लीकेशन है ये किया जाता है। 50 से लेकर 100 पीपीएम जो एप्लीकेशन है ये कर सकते हैं, फलों को झड़ने से ये बचा देता है।
इसके अलावा NAA का एप्लीकेशन भी हम करते हैं, और NAA का एप्लीकेशन यहाँ पर चीकू के अंदर क्या करता है, जो फ्रूट सेट है उसे बढ़ाता है, और इसके लिए हम 100 से लेकर 300 ppm जो NAA है इसका एप्लीकेशन कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एप्पल के अंदर, सेब के अंदर। सेब के अंदर अगर हम बात करें कौन कौन से PGR जो है इनका यूज किया जाता है, तो ऐसे में फ्रूट थिनिंग के लिए सेब के अंदर भी संख्या बहुत एक लिमिटेड नंबर से ज़्यादा ही फ्रूट अगर डेवलप हो जाते हैं तो सभी फल विकसित नहीं हो पाएंगे सही से, कुछ फलों को हम ड्रॉप कर देंगे, उसे फ्रूट थिनिंग बोल देते हैं। तो फ्रूट थिनिंग के लिए फ्रूट थिनिंग एजेंट जो काम में लिए जाते हैं एप्पल के अंदर, वो यहाँ पर कौन से हैं, कार्बेरिल या जिसे सेविन भी बोला जाता है। इसका लगभग 700 से लेकर 1000 ppm जो एप्लीकेशन है ये किया जाता है। इसके अलावा NAA का एप्लीकेशन भी किया जा सकता है, इसके लिए 10 से लेकर 20 ppm जो एप्लीकेशन है ये हम कर देते हैं। साथ ही साथ ये फ्रूट ड्रॉप को भी चेक करने का काम करता है। अगर हम फ्रूट ड्रॉप को चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए 10 से 15 ppm जो NAA है ये काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा है देखिए जो एप्पल के जो रूट स्टॉक्स हैं उनका अगर हम प्रोपोगेशन कर रहे हैं तो रूट स्टॉक के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, रूट को इनिशिएट करना होता है। तो एप्पल के जैसे रूट स्टॉक हैं, जैसे पर्टिकुलरली बात करें M9 के अंदर, रूट स्टॉक के अंदर अगर हम जड़ों को शीघ्र प्रेरित करना चाहते हैं, जल्दी ही रूट इनिशिएशन करना चाहते हैं तो IBA के द्वारा ट्रीट किया जाता है। और कितना काम में लिया जाता है, 1000 से लेकर 2000 ppm जो एप्लीकेशन है IBA का, इससे जो रूट स्टॉक है रूट स्टॉक जो है उसको क्या कर दिया जाता है, ट्रीट कर दिया जाता है, जल्दी ही जड़ें प्रेरित हो जाती हैं। इसके बाद है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल बोले तो अनानास। अनानास के अंदर हम कौन कौन से एप्लीकेशन कर सकते हैं PGR का, प्लानोफिक्स 10 ppm, 2% यूरिया, इसके अलावा 0.04% सोडियम कार्बोनेट और 20 ppm इथरल। इन सबको मिलाकर अगर हम इनका एप्लीकेशन करते हैं तो अनानास के अंदर जो फ्लावरिंग है ये अच्छी देखने को मिलती है। और अगर आपसे एक सिंगल हार्मोन पूछ ले कि सिंगल हार्मोन कौन सा है जो प्लांट के अंदर, पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, तो वो यहाँ पर कौन सा है, इथाइलिन ही है, बोले तो इथेफोन है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद बात करें कोकोनट के अंदर, तो कोकोनट के अंदर कौन से PGR का यूज किया जाता है, ऐसे में 2,4-D का यूज किया जाता है, 30 ppm उपयोग करते हैं। अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो नारियल के अंदर जो फ्रूट सेट है वो यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। मेजरली जो इकोनॉमिकली या कमर्शियली जो काम में लेते हैं उनको ही हमने यहाँ पर शामिल किया है। ठीक है, जो रिसर्च क्या कहती है, नई रिसर्च क्या कहती है, उनको हमने यहाँ पर नहीं मेंशन किया है। जो ग्राउंड लेवल पर जो यूज किए जाते हैं, किए जा सकते हैं, उनकी बात हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं टेपियोका। टेपियोका बोले तो कसावा, ट्यूबर क्रॉप होती है ये, है ना। इससे सागो जो प्रोडक्ट है ये बनता है, जिसको अपन साबूदाना भी बोलते हैं। इसका कार्बोहाइड्रेट जो है इसका यूज किया जाता है, अंडरग्राउंड ट्यूबर होता है ये। तो इसके अंदर अगर हम बात करें इथाइलिन का अगर हम उपयोग करते हैं, कितना 250 ppm का अगर हम उपयोग करते हैं तो ट्यूबराइजेशन जो इसके अंदर हो रहा है वो जल्दी देखने को मिलता है, अर्ली ट्यूबराइजेशन हो जाता है, यानी कि हमें अर्ली प्रोडक्शन जो है ये मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम साइकोसिल का 1000 ppm का एप्लीकेशन देते हैं तो ऐसे में टेपियोका का जो ट्यूबर यील्ड है ये यहाँ पर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इथाइलिन साइकोसिल का उपयोग जो है टेपियोका के अंदर करते हैं। इसके अलावा स्वीट पोटैटो बोले तो शकरकंद के अंदर PGR एप्लीकेशन को लेकर बात करें तो इसके अंदर इथाइलिन का उपयोग जो है किया जाता है, 250 ppm इथाइलिन का उपयोग कर सकते हैं। और ये भी इथाइलिन जो है ये शकरकंद के जो ट्यूबर होते हैं उनके अंदर यील्ड को बढ़ाने का ये काम करता है, उनके अंदर साइज को बढ़ाने का काम करता है, जिससे ओवरऑल यील्ड जो है ये बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा कटिंग्स के अंदर अगर हम बात करें तो कटिंग्स को हम किससे ट्रीट करते हैं, IBA के द्वारा ट्रीट करते हैं। किसके द्वारा ट्रीट किया जाता है, IBA के द्वारा। IBA को सेरेडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। कितना ppm सॉल्यूशन जो है यहाँ पर काम में लिया जाता है, 500 से लेकर 1000 ppm जो सॉल्यूशन है ये काम में लिया जाता है। ठीक है, तो दो मेथड से काम में लिया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले आता है सोक मेथड। सोक मेथड के अंदर यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है ये कितना रखा जाता है, तो सोक मेथड के अंदर जो यहाँ पर इनके अंदर जो कंसंट्रेशन रखा जाता है ये यहाँ पर कितना रखते हैं, 100 से लेकर 500 ppm रखा जाता है। सोक मेथड में जो कंसंट्रेशन रखते हैं ये 100 से लेकर 500 ppm के आसपास IBA का सॉल्यूशन जो है रखा जाता है, कंसंट्रेशन रखते हैं। और इसके अंदर जो कटिंग है उनको 12 से लेकर 24 घंटों तक डिप करके रखा जाता है। और अगर हम उसको सॉल्यूशन आगे मीडिया के अंदर लगा देते हैं तो जड़ें जो है ये जल्दी और शीघ्र प्रेरित हो जाती है। दूसरा यहाँ पर मेथड आता है क्विक डिप मेथड। दूसरा यहाँ पर मेथड आता है क्विक डिप मेथड। इसके अंदर IBA का जो कंसंट्रेशन है ये ज्यादा रखा जाता है, 1000 से लेकर 5000 ppm का जो कंसंट्रेशन है ये यहाँ पर रखा जाता है।
और इस कंसंट्रेशन के अंदर जो कटिंग्स है उनको कितने समय के लिए ट्रीट किया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड से लेकर और 2 मिनट तक ही ट्रीट किया जाता है। उसके बाद उसको जो मीडिया है अपना सोइल जो है उसके अंदर लगा दिया जाता है, जड़ें जो है इससे क्या हो जाती हैं, शीघ्र प्रेरित हो जाती है। तो आईबीए जो है वो कटिंग्स के अंदर रूट को इनिशिएट करता है, इसलिए आईबीए को रूटिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्लांट जो है, ये जो प्लांट हार्मोन है, ये बाजार में किस नेम से बिकता है, ट्रेड नेम इसका क्या है, तो ये सेरेडेक्स होता है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं मिर्च के अंदर, चिली के अंदर। तो चिली के अंदर जो फ्रूट ड्रॉप की जो समस्या है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है ना। फ्रूट ड्रॉप और फ्लावर ड्रॉप की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसको चेक करने के लिए NAA जो है इसका उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। 100 ppm का एप्लीकेशन करते हैं, इससे मिर्च में जो पुष्प जो झड़ रहे हैं, फल जो झड़ रहे हैं, उसका जो निदान है ये हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन अनियन के अंदर, गार्लिक के अंदर और पोटैटो के अंदर। जब हम इनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और जब हम इन्हें स्टोर हाउस के अंदर स्टोर कर देते हैं, तो इनके अंदर यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, स्प्राउटिंग जो ये देखने को मिलती है। इनके अंदर फुटान जो है हो जाता है। अब जो भंडारित भोजन है उसी का ही उपभोग कर कर ये क्या हो जाता है, स्प्राउटिंग जो है देखने को मिल जाती है, फुटान हो जाता है। अगर भंडारण के दौरान फुटान देखने को मिलेगा तो इसकी जो एडिबल एट्रीब्यूट्स हैं, एडिबल जो क्वालिटी है, ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जिससे मार्केट के अंदर जो मुनाफा है ये यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। तो भंडारण से पहले हम इनके अंदर क्या करते हैं, मैलिक हाइड्रोजाइड जो है इसका एप्लीकेशन कर देते हैं। और कितना कंसंट्रेशन जो है काम में लिया जाता है, 2500 ppm जो कंसंट्रेशन है ये काम में लिया जाता है। और भंडारण के दौरान जो स्प्राउटिंग होती है, जो फुटान होता है, उसको ये यहाँ पर क्या कर देता है, चेक कर देता है, जिससे जो अपने अनियन, गार्लिक और पोटैटो हैं इनके अंदर स्प्राउटिंग नहीं देखने को मिलेगी और भंडारण क्षमता भी बढ़ेगी और जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पर क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। ठीक है। तो ये अपने कुछ क्रॉप्स थी जिनके अंदर हमने जो पीजीआर है उनका कमर्शियल किस तरह से यूज किया जाता है, किस उद्देश्य से यूज किया जाता है, आज की क्लास में हमने देख लिया। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कैसा लगा लेक्चर, आप कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज की क्लास में इतना डिस्कस करेंगे, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।